नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए नवंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार और इस महीने के विशेष उपाय के साथ साथ हम आपको अब आगे से हर महीने वास्तु टिप्स भी देना शुरू करेंगे। और ये वास्तु टिप कोई आम साधारण टिप्स नहीं होंगे, ये आपके ग्रह गोचर और आपकी कुंडली पर आधारित होंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसके अलावा यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और निजी परामर्श के लिए स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। शनि आपके द्वितीय भाव में है, मकर राशि में है। बृहस्पति मीन राशि चौथे भाव में है। बृहस्पति 23 नवंबर को मार्गी होंगे। राहु पंचम भाव मेष राशि में, मंगल सप्तम भाव में है, मिथुन राशि। मंगल वक्री हैं। 13 नवंबर को मंगल छठे भाव में यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु चारों के चारों तुला राशि में है। सूर्य यहाँ नीच है तो शुक्र अपनी राशि में है। शुक्र 11 नवंबर को, बुध 13 नवंबर को और सूर्य 16 नवंबर को 12वें स्थान में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, एक बात आपसे मैं बार बार पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, एक बार फिर दोहराऊंगा, क्योंकि हर बार चैनल के साथ नए व्यूअर्स जुड़ते हैं। जो गोचर फल है ये आपको स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर फल बंधा हुआ है आपकी अपनी कुंडली और आपकी अपनी ग्रह चाल से। ग्रहों की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं। जैसे शनि इस समय मकर राशि में चल रहे हैं, धन भाव में। अब देखा जाए तो चंद्र राशि से द्वितीय भाव में शनि की साढ़े सती भी है और शनि अपनी स्वराशि मकर में भी है। अब यहां सोचने वाली बात है कि शनि आपको अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे, इसका निर्णय करेगा आपकी कुंडली। पहली बात कि शनि जो मकर राशि में चल रहे हैं, आपकी अपनी कुंडली में मकर राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, शनि का वो मित्र है कि शत्रु है, यानी शनि मकर राशि में किस ग्रह के ऊपर से चल रहे हैं। आपकी मकर राशि में हो सकता है आपकी मकर राशि में कोई ग्रह ना भी बैठा हो, और अगर ऐसी स्थिति है आपकी मकर राशि में अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा तो फिर अष्टक वर्ग में आपको मकर राशि में कितने रेखा या बिंदु प्राप्त है, उसके आधार पे अच्छा या बुरा फल प्राप्त होगा। और भी बहुत सारे ऐसे नियम जो हैं वो गोचर पे लागू होते हैं, जैसे किस नक्षत्र। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सच सुनना ही नहीं चाहते। अगर मैं किसी भी राशि का गुणगान कर दूं, महिमा मंडन कर दूं कि शनि तो आपके धन भाव में है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धन की वर्षा हो जाएगी, तब तो मैं बहुत अच्छा हूं। और अगर कहीं मैं नेगेटिव बोल दूं तो फिर बहुत लोगों के फिर नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वही बोलूंगा जो सही होगा, जो सच होगा, जो सत्य होगा। और सच हमेशा कड़वा होता है। ये बातें मैं इसलिए बार बार करता हूं क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं तो फिर उनका मुझे उत्तर देना पड़ता है, और उत्तर देने के लिए मेरी कोशिश रहती है अपने अगले वीडियो में उत्तर दूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके राशि स्वामी बृहस्पति से। अब देखिए, बृहस्पति चौथे भाव में है, बृहस्पति अपनी राशि में है, मगर बृहस्पति वक्री भी है। अब गोचर के नियम की बात करें तो गोचर का नियम यह कहता है कि चंद्र राशि से बृहस्पति चौथे भाव में अच्छा फल नहीं देते, शुभ फल नहीं देते। गोचर का एक अन्य नियम यह भी है कि अगर कोई शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो वो शुभ फल देता है, यह भी गोचर का ही नियम है। और जातक का यानी जन्मपत्री का नियम क्या कहता है कि अगर कोई अपनी राशि में है तो वो शुभ फल देगा।
अब यहां पे बात हम गोचर की कर रहे हैं और गोचर के नियमों की कर रहे हैं। तो बृहस्पति यहां पे आपको मिश्रित फल प्रदान करेंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा से चौथे गोचरवश शुभ नहीं माने गए। अपनी राशि में है तो शुभ है, वक्री हैं क्योंकि शुभ ग्रह तो शुभ है। अब यहां पे होगा क्या कि बृहस्पति मिश्रित फल प्रदान करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपकी अपनी कुंडली पर। तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ करवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नई भूमि, नए भवन आदि सुख की प्राप्ति हो सकती है, नया वाहन सुख आपको मिल सकता है, घर में पारिवारिक खुशियां, पारिवारिक जीवन आपका बढ़िया हो सकता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, बृहस्पति की दृष्टि कहां है? बृहस्पति की उच्च दृष्टि है अष्टम भाव पे, यानी मृत्यु भाव पर बृहस्पति की उच्च दृष्टि है। अब अष्टम भाव बाधाओं को पैदा करता है, आपके मार्ग में रुकावटें पैदा करता है, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ेगी तो उस भाव के फल की वृद्धि कर देगी। और मृत्यु भाव का क्या काम है? रुकावट डालना हर काम में। तो अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेगी और पैतृक संपदा भी दिलवा सकती है, मृत धन भी दिलवा सकती है। बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि कारोबार की वृद्धि करती है, कर्म क्षेत्र की वृद्धि करती है। बृहस्पति की 12वें स्थान पर दृष्टि आपके खर्च और निवेश को बढ़ा देती है। तो बृहस्पति यहां पे मिश्रित फल प्रदान करेंगे, अच्छा भी देंगे, बुरा भी देंगे। इसी तरह शनि की बात कर लें। अब शनि आपकी चंद्र राशि से द्वितीय भाव में है। गोचर का एक नियम कहता है कि धनु राशि वालों को शनि की 7.5 अंतिम चरण पे है। गोचर का एक अन्य नियम कहता है कि शनि जो है अपनी राशि में है तो शुभ फल देंगे। लेकिन अंतिम निर्णय जो है, अगर शनि अब यहां मकर राशि में, मान लो आपकी कुंडली में मकर राशि में यहां सूर्य बैठा है, तो शनि आपको शुभ फल दे ही नहीं पाएंगे। या अगर मकर राशि में आपको कम रेखाएं अष्टक वर्ग में प्राप्त हों तो भी शनि अपना शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो यहां पे भी शनि जो है मिश्रित फल प्रदान करेंगे, एक तरह से न्यूट्रल, अच्छा बुरा दोनों प्रकार का। अपनी राशि में है तो धन की वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, धन लाभ होगा, धन की वृद्धि करेंगे। शनि की 7.5 भी चल रही है, तो अब ये क्या करेंगे? किसी निकट भाई बंधु जन से, कुटुंबी जन से, पारिवारिक जन से आपकी वाद विवाद भी करवा सकते हैं, अलगाव करवा सकते हैं। शनि का काम है पृथक करना, और धन भाव में बैठे हैं तो धन से भी पृथक करते हैं, धन दिलाते भी हैं और धन से पृथक। आप बोलेंगे कैसे? हो सकता है आपने धन कमाया लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया, उसने लौटाने से इनकार कर दिया, तो धन आया भी और चला भी गया, तो धन से पृथक हो गए, अलग हो गए, धन हानि। अब शनि की यहां से तृतीय दृष्टि चौथे भाव पर है, मानसिक चिंता पैदा करती है, माता जी को कष्ट। शनि की यहां से अष्टम भाव पर दृष्टि बाधाएं पैदा करती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकती है। शनि की उच्च दृष्टि रहेगी एकादश भाव पे तो उत्तम धन लाभ भी करवाती है। तो शनि भी यहां पे आपको मिश्रित फल देंगे, क्योंकि 7.5 का प्रभाव भी मिलेगा और शनि अपनी राशि में है तो मिश्रित सा फल देंगे। और ज्यादातर शनि जो हैं जरा सा भी अगर नेगेटिव हो जाएं तो नेगेटिव फल फिर ज्यादा देते हैं। तो इसलिए यहां पे शनि बहुत ही ज्यादा एक तरह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रहेगी शनि की स्थिति। राहु पंचम भाव में अचानक धन लाभ करवाते हैं, शेयर मार्केट से, जुए से, सट्टा बाजार से। लेकिन राहु पंचम भाव में संतान सुख में बाधा पैदा करते हैं, तो गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा। पंचम भाव में राहु विद्या प्राप्ति में अड़चने पैदा करते हैं, तो विद्यार्थियों को ध्यान रखना होगा। मंगल सप्तम भाव में दांपत्य सुख में कमी करते हैं, आपस में अनबन तालमेल की कमी। लेकिन मंगल 13 नवंबर को छठे भाव में चले जाएंगे, शत्रु नाश करते हैं,
शत्रुओं का दमन करते हैं, प्रतियोगिताओं में आपको जीत हासिल करवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी पैदा करते हैं। इसके बाद सूर्य, बुध, शुक्र और केतु आपके 11वें स्थान में है। अब सूर्य यहां पर नीच के हैं। अब देखिए, गोचर का एक फल कहता है कि चंद्रमा से 11वें भाव में सूर्य शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन एक गोचर का नियम कहता है कि सूर्य तो नीच के हैं, नीच फल देंगे। अब होगा क्या कि सूर्य लाभ तो देंगे, फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन नीच जाकर के उचित और अनुचित का कोई ख्याल नहीं रखेंगे। नैतिक हो या अनैतिक हो, सूर्य का काम होगा आपको लाभ पहुंचाना। तो इसके लिए आप राइट और रॉन्ग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये जो है इस तरह से नीच का फल प्राप्त होता है। बुध और शुक्र भी 11वें भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, और शनि की भी दृष्टि है, सूर्य पर शनि की भी दृष्टि है, तो अगर हम यहां पे बात करें तो आमदनी के, आय के स्रोत बढ़ेंगे, आमदनी के साधन बढ़ेंगे, आय की वृद्धि होगी, लेकिन वो आय जब आपके पास बैंक में आएगी, आपकी जेब में आएगी, तो वो आपके काम नहीं आएगी, वो आगे चली जाएगी, कहीं ना कहीं और लग जाएगी। तो इस तरह से फल जो है परिवर्तित हो जाता है। बुध आपको व्यापार के माध्यम से, आईटी, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर, इन क्षेत्रों से धन लाभ करवाएंगे। शुक्र आपको महिला संबंधी कार्यों से, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन, आर्ट्स, कल्चर, डिजाइनिंग, सिनेमा, इन क्षेत्रों से लाभ करवाएंगे। केतु भी आपको अचानक धन लाभ करवाएंगे शेयर मार्केट के माध्यम से। सूर्य आपको राज दरबारी सहायता से आपको धन लाभ होगा। तो लेकिन क्योंकि सूर्य नीच के हैं और शनि की भी दृष्टि है, तो सूर्य का फल थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। इसके बाद शुक्र 11 नवंबर को, बुध 13 को, सूर्य 16 नवंबर को 12वें स्थान में चले जाएंगे। यहां से आपके खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा। यानी जो इस महीने का फर्स्ट हाफ होगा आमदनी के लिहाज से बहुत बढ़िया होगा, आमदनी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो सेकंड हाफ होगा उसमें आपके एकदम से खर्च बढ़ेंगे। खर्च भी बढ़ सकते हैं, निवेश भी बढ़ सकता है, स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है, धन की हानि भी हो सकती है, क्योंकि 12वां घर जो है ये व्यय भाव है, खर्चों और हानि को दर्शाता है। तो गोचर का जो सिद्धांत है ये इतना भी सीधा नहीं है जितना लगता है। गोचर में बहुत सारे नियम काम करते हैं। केवल कोई ग्रह अपनी राशि में आ गया तो अच्छा फल देगा, ये जरूरी नहीं है। अब हम बात करेंगे इस महीने के विशेष उपाय की, तो और वास्तु टिप की। तो राहु का उपाय जरूर करते रहिएगा, और राहु क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान के लिए शुभ नहीं है, और आपकी पढ़ाई, आपकी विद्या में भी अड़चने डालते रहेंगे। और राहु का मैं आपको बहुत ही सिंपल उपाय बताने जा रहा हूं। बड़ा ही साधारण सा उपाय है, सिंपल सा उपाय है। इस महीने यानी नवंबर का पूरा महीना हो सके तो 5 बादाम, साबुत बादाम यानी छिलका सहित, साबुत बादाम कहते हैं जो बादाम छिलके के सहित हो, तो साबुत बादाम लेके 5 बादाम मंदिर में चढ़ा दीजिए। कोई भी मंदिर हो, बादाम नहीं है तो एक नारियल चढ़ा दीजिए। और वास्तु टिप क्या कहते हैं, जिनका भी राहु अगर आपकी कुंडली में भी पंचम भाव में बैठा है, खास करके मेष राशि में ही बैठा है पंचम भाव में, तो अपने घर की पूर्वी दिशा में और घर में जो बच्चों का कमरा है उस कमरे की पूर्वी दिशा में नीले रंग के पर्दे बिल्कुल मत लगाइएगा। नीले रंग का कम से कम, आसमानी नीला रंग जो हल्का नीला रंग होता है उसका कम से कम इस्तेमाल कीजिए। और खास करके पूर्वी दिशा की तरफ तो बिल्कुल भी नीला रंग नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि बच्चों की अगर पढ़ाई में बाधा आ रही है तो बच्चों के कमरे में ज्यादा से ज्यादा नारंगी रंग का इस्तेमाल करें,
या केसरी रंग का इस्तेमाल करें और बच्चों के कमरे में एक चांदी का ठोस हाथी अवश्य रखिए। तो ये आज का उपाय और वास्तु टिप। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।